आप तमाम की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम और सुबह खैर। आज की वेबिनार बइनवान एक मनसूबाबंद और महफूज अमल में शिरकत करने पर मैं रूपानी फाउंडेशन यूएसए की जानिब से आपकी मेज़बान दिलशाद मेघानी आप तमाम को दिली खुशामदीद पेश करती हूँ और साथ साथ आप तमाम का शुक्रिया भी अदा करती हूँ। मुहतरम सामईन, जैसे कि हमने अपने फ्लायर में भी जिक्र किया है कि रूपानी फाउंडेशन यूएसए पहली मर्तबा यह वेबिनार अपने सामाइन के लिए उर्दू ज़बान में पेश करने जा रहे हैं। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको उर्दू ज़बान की बजाय इंग्लिश में सुनना है तो अपने स्क्रीन पे मौजूद इंटरप्रेशन बटन को देखिए और वहाँ पर इंग्लिश उर्दू के बजाय अंग्रेज़ी ज़बान को आप चूज़ करें तो आप अंग्रेज़ी ज़बान में इसका ट्रांसलेशन या इंटरप्रिटेशन भी सुन सकते हैं। और साथ साथ मैं आपसे ये भी गोशगुजार करूंगी कि रूपानी फाउंडेशन हर साल हमला ख़वातीन के लिए प्री नेटल हेल्थ केयर और वालिदैन में नत नए उभरते मौज़ूआत को लेकर मुख्तलिफ़ किस्म के सेमिनार और मालूमाती सेशंस का इनकाद भी करता है। ये बात भी आपसे मैं ज़रूर शेयर करूंगी कि पेंडेमिक की वजह से हमने अपने बराह रास्त सेशंस को मुलतवी करके हम अपने ऑनलाइन वेबिनार्स की तरफ आ गए हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज की इस वेबिनार का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपके सामने आज के प्रोग्राम के हवाले से कुछ एजेंडा पेश करूंगी। सबसे पहले हम आपको आज की इस सेशन में कुछ हाउस कीपिंग से मुतल्लिक़ उमूमी हिदायत से ज़रूर आगाह करेंगे। हमारे पैनलिस्ट और गेस्ट स्पीकर का मुख्तसर और जामा तारुफ पेश किया जाएगा। नंबर 2, तारुफी कलमात के बाद हमारे आज के वेबिनार के गेस्ट स्पीकर प्लेन एंड सेफ प्रेगनेंसी जर्नी के मौजू पर आपसे अपने इजहार ख्याल करेंगी। सेशन के दौरान आप मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछने का मजाज रखेंगे। स्पीकर की पेशकश के बाद शुरा के सवालात और जवाबात के लिए वक्त भी दिया जाएगा और इसी तरह आप पूरे सेशन को गौर से सुनने और अपनी मालूमात के लिए मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछने के काबिल भी होंगे। इसके साथ साथ हम अपने थर्ड स्लाइड की तरफ जाते हैं। सामाइन, दौरान सेशन हमारे सामीन को रज़ेल हाउस कीपिंग से मुतल्लिक़ उमूमी हिदायत पर अमल करना होंगी, जैसे कि सामीन गेस्ट स्पीकर और पैनलिस्ट को वाज़ेह तौर पर सुनने के लिए अपने सिस्टम को म्यूट करेंगे ताकि दौरान सेशन किसी भी किस्म की समाअत का कोई भी मसला पेश ना आए और तमाम सामीन सेशन के मालूमात को सही तरीके से सुन सके। हमारे सामीन अपने स्क्रीन के आखिर में मौजूद चैट फंक्शन बटन को किसी भी वक्त किसी भी इशू के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। सामीन से गुजारिश होगी कि वो सवाल पूछने के लिए अपने स्क्रीन पर मौजूद कंट्रोल पैनल पर मौजूद Q&A बॉक्स को इस्तेमाल करें। सामीन प्रेजेंटेशन के दौरान किसी भी वक्त अपने सवालात Q&A बॉक्स में भेज सकते हैं। आपके भेजे गए तमाम सवालात इस दौरान जमा किए जाएंगे और वेबिनार के अख्तिताम पर तमाम सवालात को एड्रेस भी किया जाएगा। आपके पूछे गए तमाम सवालात के जवाबात वेबिनार के पैनलिस्ट ही देंगे। इस वेबिनार के अख्तिताम पर एक मुख्तसर सर्वे का अहतमाम भी किया गया है, तो प्लीज़ अपना 1 मिनट का दौरानिया वक़्फ़ करें और ये ज़रूर फिल करें। आखिर में क्विक क्विज क्वेश्चन, जीतने वाले 5 ऐसे खुशनसीब को सरप्राइज और स्पेशल गिफ्ट दिए जाएंगे। याद रहे ये क्विक क्विज वेबिनार के दौरान किसी भी वक्त पूछे जाएंगे। इसलिए तमाम पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस वेबिनार को शुरू से इख्तिताम तक पूरा सुनिए और अगर आप किसी भी लम्हे को मिस करेंगे तो यकीनन आप इन सवालात के जवाबात नहीं दे पाएंगे। आप अपने सवालात जवाबात हमारे फराहम करदा हिदायत की रोशनी में जमा कराए और जीतने का मौका हाथ से जाने ना दें। मुअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, वेबिनार के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुझे आज के पैनलिस्ट से आपका तारुफ कराते हुए इंतहाई खुशी महसूस हो रही है और आज के इस वेबिनार पर आपकी इस शिरकत की हम बेहद ही मशकूर है। आइए हम मिस्टर रूपानी,
जो एक इंतहाई पुरतासीर शख्सियत के मालिक होने के साथ साथ कम्युनिटी सर्विस और इंसान दोस्त प्रोग्रामों के लिए इंतहाई आला दिमाग और ख़ास जज्बा रखते हैं। और आप रूपानी फाउंडेशन के फाउंडिंग चेयर भी है। आपको न सिर्फ यूएसए बल्कि दुनिया के दीगर कई ममालिक में भी आपकी कम्युनिटी सर्विसेज की सरगर्मियों को तरक्की देने और दिलचस्पी लेने की वजह से कदर की निगाह से देखा जाता है। आप ये यकीन कामिल रखते हैं कि कम्युनिटी सर्विस के ज़रिए ही इत्तेहाद के बुनियादी इक़दार, दियानतदारी, ज़िम्मेदारी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेहतमंद और एक ज़िम्मेदार मुआशरे की बुनियाद भी रखी जा सकती है। रूपानी साहब का ये मानना है कि दुनिया में हर एक को ये हक हासिल है कि वो पंगोड़े से लेकर पेशेवराना ज़िंदगी तक आला और मियारी तालीम हासिल करे और एक ऐसा पेशा जो कि ख़ानदानों को एक मुस्तहकम बुनियाद और वसाइल तक पहुँचने का ज़रिया और सेहतमंद ज़िंदगियाँ गुजारने का वसीला भी बनता है। रूपानी साहब इस बात की अहमियत से भी खूब वाकिफ़ है कि प्रीनेटल लाइफ की क्या अहमियत है। ये बनी नूह इंसान की बहबूदी और तमाम आने वाली नस्लों के लिए मुफाद के लिए क्या अहमियत रखती है। मिस्टर नसरुद्दीन रूपानी, हम आपकी कम्युनिटी सर्विस और हकीकी सोशल सर्विसेज जो आप जैसे कद आवर लीडर से सीखी जा सकती है को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं और आपके बहुत मशहूर हैं। इसके साथ साथ हम आप आते हैं अपने दूसरे पैनलिस्ट मिस्टर अमित मोटवानी की तरफ, जो कि हमारे रूपानी फाउंडेशन यूएसए के सीईओ साहब हैं और आप एक इंतहाई तजुर्बाकार और मुखलिस शख्सियत के मालिक भी हैं। आपका कम्युनिटी सर्विस इंस्टीट्यूशंस को परवान चढ़ाने का तजुर्बा आपको पूरे टेक्सास में मुतबर बना देता है। मैं आपसे मुल्तमिस हुई कि आप अपने ख्यालात से हमारे सामीन को नवाजें। मुहतरम सीईओ साहब मिस्टर अमित मोटवानी। Hello, I'm Amit Motwani, the incoming CEO at RFUSA, Rupani Foundation USA. And I'm honored to welcome you to a very special installment of our webinar series dedicated to healthy mothers and healthy children, bringing the best and most up-to-date scientific content directly to families to help improve and assure the best outcomes for children. Well, what is so special about this installment? First of all, I should say good morning and good evening. That's right. As you can see, you're joining me here at the lovely Rupani Foundation USA headquarters. And as you might already know, we're being joined at the same time by Dr. Neelam Jahan, OBGYN from across the world, and not just Pakistan, but as she told me, Gilgit, Baltistan, which is a very, very special honor for us to have her joining us to share content on having a safe and planned prenatal journey. I'd like to extend our very special thanks to Dr. Jahan and, of course, all of our team, Dilshad, who's worked so hard to bring together this content to share to families, and, of course, the entire team, Victoria, Shahida, Dominic, Nilofer, whose hard work guides our programmatic vision, Salim, Raj, and all of the team. But very special thanks to our founder and leader, visionary worldwide entrepreneur and philanthropist, our chair, Nasruddin Rupani, without whose visionary efforts these events would not have been possible. Thank you for joining us. Thank you, Dr. Jahan, for sharing your content. And with no further ado, I pass it back to you, Dilsha. Thank you so much, Mr. Amit Motwani. तो इसके साथ हम आते हैं अपने थर्ड पैनलिस्ट की तरफ। ऑफ कोर्स अभी मैं हूँ जो यहाँ पे यूएसए में कम्युनिटी आउटरीच को डील करती हूँ। मेरे बाद मिस निलफर अली है जो हमारे RFUSA में एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के तौर पर अपने खिदमत सर अंजाम दे रही है और आज उनका रोल ये है कि वो आपको हमारा जो सेशन है उसको इंग्लिश ज़बान में इंटरप्रेट कर रही है। तो मैंने दोबारा बता रही हूँ कि अगर किसी को इंग्लिश ज़बान में सुनने का आसानी हो रही है तो आप इस बटन पे जाके इंग्लिश में सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो अब हम आते हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट की तरफ। ऑफ कोर्स तो मैं इंतहाई मुसरत के साथ डॉक्टर नीलम जहां जो एक कंसल्टेंट
ऑब्स्ट्रिशियन और गायनोकोलॉजिस्ट, MBBS, FCPS और एक पाकिस्तानी सर्जन है। डॉक्टर नीलम, हम आपको आज की सेमिनार में गेस्ट स्पीकर के तौर पर खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर नीलम, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर नीलम? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके, थैंक आ यू रही है बेटा? ज्वाइन करने का। तो मैं आपको, मुझे लगा आपको आवाज नहीं जा रही है। बिल्कुल साथ आ रही है दिलशाद, आपकी आवाज आ रही है। चले, थैंक यू। साथ साथ मैं ये भी बताती चलूं कि डॉक्टर नीलम जहां इस सारी तालीमी काबिलियत के साथ साथ पाकिस्तान के दूर अफ्तदा पुरकशिश पहाड़ी इलाके गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखती है। आपने ऑब्स्ट्रिक्स और गायनेकोलॉजी की 4 साला रेजिडेंसी आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से सन 2007 से किया और आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल कराची में बतौर इंस्ट्रक्टर अपनी खिदमात भी सरंजाम दिए। आपका क्लिनिकल ऑब्स्ट्रिक्स और गायनेकोलॉजी में 15 साला वसी तजुर्बा है। आपने बतौर कंसल्टेंट ऑब्स्ट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट 2010 से 2018 तक गिलगित बल्तिस्तान की खिदमत की। आप अपने मरीजों के लिए एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर पर मुकम्मल यकीन रखती है। इसके अलावा आपने जूनियर्स, डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए बेशुमार ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप का भी इनेकाद किया है। आपने मुख्तलिफ कैरियर्स में कम्युनिटी हेल्थ के मसाइल को भी एड्रेस किया है और कई हेल्थ अवेयरनेस और स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स भी मुनक्किद करा चुकी है। आप जनरल डेवलपमेंट गिलगित रीजन बोर्ड में बतौर चेयरपर्सन भी खिदमत सर अंजाम दे चुकी है। इससे पहले मैं डॉक्टर नीलम साहिबा को दावत दूं, आप सब अपने स्क्रीन पर उभरने वाले क्विक पोल का जवाब ज़रूर दें। तो अभी मैं आपके लिए पोल पुल करती हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप सारे इसमें शिरकत करेंगे। तो मेरा पहला पोल है जो मैं अभी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। इसके मुताबिक ये है कि आपकी क्या राय है कि जो एक माँ को, एक हमला माँ को और उसके बच्चे को सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको सबसे पहले क्या इक़दाम लेनी चाहिए? आपके ख़्याल में क्या है? तो मुझे उम्मीद है आप इस पे ज़रूर शिरकत करेंगे। आपके पास 1 और मिनट है। आपके रिस्पॉन्सेस मुझे मिल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। तो चले, अभी मैं चाहती हूँ कि आपके रिस्पॉन्सेस मैं आपसे शेयर भी करूँ, उनके क्या नताइज है। तो आप क्या कहते हैं, आपके ख्याल में इनकी क्या अहमियत है, कौन सी चीज़ें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है? तो अभी नताइज आपके सामने है सामीन। इसके मुताबिक आप देखें, हमारे पास तकरीबन 8% लोग कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीन जो हिफाजती टीके लगवाए जाते हैं वो ज़्यादा अहमियत रखती है, उनसे भी ज़्यादा मतलब हेल्दी प्रेगनेंसी को प्रमोट किया जा सकता है। डेफिनेटली हमारे पास तकरीबन 17% का कहना है कि साबिका जो ख़ानदानी जो वो होती है हेल्थ जो तिब्बी मुआयना किया जाता है उस पे इत्तेफाक करते हैं। और हमारे पास तकरीबन 75% लोगों का पार्टिसिपेंट्स का कहना ये है कि गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना भी हो सकता है। तो मैं आप सबका बहुत ज़्यादा एहतराम करती हूँ आपके ख्यालात का। तो चलिए हम अपने फर्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं। तो अब मैं डॉक्टर नीलम को ये सेशन हवाला करने जा रही हूँ ताकि आप आज के वेबिनार के इन्वान अ प्लेन एंड सेफ प्रेगनेंसी जर्नी के हवाले से हमारे शुरा को शऊर दें। डॉक्टर नीलम साहिबा। Hello, assalamu alaikum. Thank you so much, Dilshad and Amit Matwani for a beautiful introduction. तो इसके साथ ही हम आज की अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। मैं मेरी प्रेजेंटेशन खोलती हूँ। स्क्रीन शेयर किए है मैंने।
देख सकती हैं दिलशाद, मेरी प्रेजेंटेशन नजर आ रही है? नजर आ रही है बहुत वाज़ेह तरीके से। और आवाज ठीक है मेरी? बिल्कुल आवाज़ भी सही आ रही है डॉक्टर साहिबा। अभी आप जाए, आपके हवाले है पूरा सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वेबिनार में जो टॉपिक है प्लान एंड सेफ प्रेगनेंसी जर्नी पे बात करेंगे। अगर देखा जाए जो प्रेगनेंसी जर्नी की बात करते हैं तो ये एक काफी बड़ा टॉपिक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट किया है ताकि हर थीम की एक अपनी अहमियत है और उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, उसके लिहाज से हम बात कर सकेंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि सादा और आसान अल्फाज में अपने ऑडियंस को समझा सकूं। बिल्कुल। पहला जो हमारा थीम है जिसमें हम बात करेंगे है वो काउंसलिंग एंड प्लानिंग बिफोर प्रेगनेंसी। जहां प्लानिंग की बात आती है तो जिस तरह रोजमर्रा की जिंदगी में हर काम के लिए हम प्लान करते हैं, उसके लिए एक होमवर्क करते हैं, इसी तरह प्रेगनेंसी करने से पहले पार्टनर्स को, मियाँ बीवी को प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। चाहे वो आप अपनी फिजिबिलिटीज को देखें, फैमिली सपोर्ट को देखें, फाइनेंसिस को देखें, या आपके जो चैलेंजेस हैं आपके सर्कमस्टेंसेस में, उनके लिहाज से आपस में आपने एक होमवर्क करके प्रेगनेंसी को स्टार्ट करना है। इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो है काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग जिस तरह ये है कि मशवरा हम कोई भी औरत जो है ना बच्चा पैदा करने वाली औरत कर सकती है, लेकिन इसमें उन माओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर से राब्ता करें। और उसकी ये है कि आप पहले मिलेंगे तो कोई भी खातून या कोई भी माँ बनने वाली जो औरत है उसमें कोई भी ऐसे रिस्क फैक्टर्स हों, चाहे वो उसकी बीमारी के लिहाज से हों, चाहे उसके सोशली हों, चाहे जो उसके रवैये में कोई भी चीज ऐसी हो जो पहले पता चल सके, निशानदेही हो सके और उसको हम वक्त पे उसको एड्रेस कर सके और उसके मैनेजमेंट कर सके, ताकि आने वाले जो हमल के दौरान माँ और बच्चे के लिए कम से कम मसले मसाइल पेश आए। अब जहाँ काउंसलिंग की बात आती है तो प्लानिंग तो हर हर कपल ने करना है, माँ बाप ने हमल करने से करना है, लेकिन इसमें काउंसलिंग जो है ना वो कोई भी औरत कर सकती है माँ बनने से पहले। लेकिन उसमें कुछ मखसूस ग्रुप्स हैं उन माओं के जिनको हर सूरत में अगर वो सेफ प्रेगनेंसी गुजारना चाहते हैं बगैर पेचीदगियों के, तो उनको हमल करने से पहले अपने मुआलिज से या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उससे मिलना जरूरी है। उन माओं की बात करें तो वो कौन सी माएँ हैं? उन माओं में आती हैं जैसे डायबिटिक मदर, वो माएँ जिनको पहले से शुगर का मरज लाहक हो, ब्लड प्रेशर का, हार्ट का, गुर्दों का, जड़ के एपिलेप्सी जिसको कहते हैं, मिर्गी जिसको कहते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम हो, या वो माएँ जिनको खुदा न खास्ता पहले कैंसर हुआ है, उसकी ट्रीटमेंट ले चुकी हैं या उसके क्रोनिक ट्रीटमेंट्स पे हैं, या वो माएँ जो किसी और बीमारी की वजह से जिसको ऑटो इम्यून डिजीजेस कहते हैं, मुख्तलिफ बीमारियां हैं, उनके लिए दवाइयां ले रही हूँ, या कोई माँ जिसको पिछले हमल में कोई बच्चे के साथ मसला हुआ हो, कोई प्रॉब्लम हुआ हो, उसकी वजह से जो है मसला है, तो उनके लिए डॉक्टर को रुजू करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो उनके मसले मसाइल को हमल होने से पहले एड्रेस करके उनको कंट्रोल करें, ताकि आने वाले हमल में उनको और उनके बच्चे के लिए मसले कम हों। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? तो जहाँ फ़ायदे की बात है वो ये है कि सबसे पहले प्लान करेंगे तो एक अनप्लान प्रेगनेंसी से बचेंगे। और वक़्त से कबल अज़ वक़्त माँ की जब सेहत बेहतर हो जाएगी, तो आगे उसकी प्रेगनेंसी भी स्मूथली जाएगी। माँ के लिए और बच्चे के दोनों के लिए मुश्किलात और पेचीदगियाँ कम से कम होंगी। इसके अलावा अगर उस माँ को पिछली प्रेगनेंसी में कोई मसला हुआ हो, कोई कमज़ोर बच्चा पैदा हुआ हो, बच्चे को वक़्त से पहले पैदा करना पड़ गया हो, या वो बच्चा माँ के पेट में ज़ाया हो गया हो, तो ऐसी माँओं को वक़्त से पहले एड्रेस करने से क्या होगा कि उन कॉम्प्लिकेशंस को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ये है कि सोशली अगर कोई रिस्क है, जैसे कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, फाइनेंशियल कोई मसले हैं, तो उनको एड्रेस कर सकते हैं। इसके इसी प्लेटफ़ॉर्म से हम माँ और बाप को एक अच्छे पेरेंटिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और फ्यूचर में फैमिली प्लानिंग को प्रमोट कर सकते हैं। इसलिए इसको अवेल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली हाई रिस्क मदर्स के लिए, वो माएँ जिनको कोई बीमारी लाहक हो। अब जहाँ पे
प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग की जब हम बात करेंगे तो इसमें ये कोई ज्यादा बताने वाली चीज नहीं है, ये एक मल्टी फेसिटेड चीज है। इसमें सिर्फ माँ का डॉक्टर के पास जाने से बहुत सारे मसले हल नहीं होंगे, बल्कि इसमें हैप्पी हेल्दी फैमिली होना, इसेंशियल हेल्थ केयर सिस्टम्स अवेलेबल होना, सोशल वेलबींग होना, और उसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं, उनको एड्रेस करना बहुत ही जरूरी है। अब जहाँ पे इसमें कौन कौन से इसके हिस्से हैं प्री नेटल काउंसलिंग में, तो जो हमारा है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का जो उन्होंने 4 कंपोनेंट्स बताए हैं, जिसमें ये है मैटरनल असेसमेंट है, माँ की पहले असेसमेंट हो, जिसका शुगर है वो जिस कि उसको हम इवेलुएट, मतलब फैमिली में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जेनेटिक इश्यूज होते हैं, उनको पहले से स्क्रीन कर, HIV एड्स हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, उनको हम एड्रेस कर सकते हैं। फिर काउंसलिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, माँ को हम बता सकेंगे कि भाई आपने फॉलिक एसिड लेना है, अगर स्मोकिंग, अल्कोहल या और मेडिसिन ले रही हैं तो उनको स्टॉप करें। मॉर्बिडली ओबीस, जिस तरह आजकल चैलेंज है बढ़ती हुई जो वजन का, ओबेसिटी का, तो उसको एक लेवल तक ला सकती हैं उनके काउंसलिंग से। फिर कुछ वैक्सीन हैं जो हमल करने वाली माँ को पहले से पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सी वैक्सीन है जो माँ हमल के दौरान ले सकती है, कौन सी वो नहीं ले सकती हैं, तो ये उनको बताना इम्पोर्टेंट है। तो ताकि वो हमल करने से पहले वो बीमारियां जो अगर वो वैक्सीन ना करें, अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, वो पहले से वैक्सीनेट कराएंगे। तो उससे उसकी थोड़ा सा इस चीज को भी एड्रेस करने की कोशिश की है कि हम हमेशा ज्यादातर माँ की सेहत के बारे में फोकस करते हैं। नो डाउट इस पहलू से कोई इनकार नहीं कर सकता है, माँ की सेहतमंद होना, माँ का एक मेंटल लेवल साउंड माइंड के साथ, मुतमईन दिल के साथ हमल का स्टार्ट करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन इधर हम बाप की या मर्द की जो इन्वॉल्वमेंट है उसे भी इनकार नहीं कर सकते हैं। देखा जाए तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बाप या आपका आपका पार्टनर होता है। उसके अलावा ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बाप के लिए भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके वो बीमारियों की तशखीस हो सकती हैं, और इसके थ्रू ये होता है कि वो बाप एक अच्छे बाप बनने के लिए मेंटली तैयार होगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज मुझे अच्छी लगी थी वो ये है कि एक ये निमोनिक है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फादर्स एंड मदर्स इम्प्रूविंग लाइव्स ऑफ यंग चिल्ड्रन। माँ बाप दोनों जो है ना, अगर वो एक पेज पे होंगे, उनके कंसेंसस एक होंगे, वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो क्या होगा, वो एक अच्छी हेल्दी माइंड के साथ फ्यूचर जनरेशन की ब्रॉटअप कर सकते हैं। माँ बाप बच्चों के लिए मिरर्स होते हैं। अगर हम जिस तरह डिसीजन लेंगे, हमारे बच्चे भी इस तरह फ्यूचर में एक अच्छे माँ बाप, अच्छे पेरेंट्स और एक अच्छे जो है ना शहरी बन सकेंगे। तो इसके साथ ही मेरा पहला जो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग और जो हमारा प्लानिंग का सेशन था वो इख्तिताम हो रहा है। तो हम दिलशाद की तरफ चलते हैं। हाउस इज यूर दिलशाद? दिलशाद आपने म्यूट किया है बेटा, म्यूट ऑन करो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Oh, sorry. Oh, sorry. Thank you. Thank you, डॉक्टर नीलम साहिबा, आपकी प्रेजेंटेशन का। तो हम अपने दूसरे पोल की तरफ आए हुए हैं।
सॉरी। तो टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ी आवाज़ में गड़बड़ हो रही थी, अब मैं उसके लिए माज़रत ख़वाह हूँ, आपको पता है। तो हम दूसरे पोल में आए हैं कि ये सवाल आपसे कह रहा है कि कौन से ऐसे मदर्स हैं जो अ, मंजबाला, अगर उनके ये मंजबाला नुकात उनके अंदर हो तो वो काफ़ी हाई रिस्क पे आते हैं। तो काफ़ी आंसर्स हमारे पास आ गए हैं। के मुताबिक तकरीबन 9% लोगों का कहना है कि मिर्गी के साथ, जो माँओं के साथ मिर्गी वगैरह का मसला हो तो वो हो सकता है। और 9% हमारे पास माँओं का कहना है कि हाइपरटेंशन के साथ, और हमारे पास 9% है जो सरतान यानी कैंसर की बीमारी के साथ उनमें हाई रिस्क पाए जाते हैं। जबकि 73% हमारे पास ऑडियंस का कहना है कि इन तमाम में ये सारे बिल्कुल सही है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया आपके आंसर्स। तो आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने का। तो अभी यकीनन हम जाते हैं अपने दूसरे पेशकश की तरफ, जो कि डॉक्टर साहिबा की तरफ से होगी। तो डॉक्टर नीलम साहिबा आपके सामने दोबारा हाज़िर है अपने दूसरे प्रेज़ेंटेशन को लेकर। शुक्रिया। चलिए डॉक्टर साहिबा, अभी आप अपने दूसरा प्रेज़ेंटेशन शेयर करें। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है दिलशाद? सब सही है, सब सही चल रहा है। मेरी आवाज आ रही है? आवाज़ भी क्लियर है, थैंक यू। अब ये जो सेकंड हमारा थीम है, इसमें ये बहुत लेंथी नहीं, बहुत शॉर्ट सा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि बहुत सारी माओं को पता नहीं होता है कि ये जो टॉपिक, प्रेगनेंसी होने के बाद बच्चा नशो के दौरान कौन से अदवार से गुजरता है। तो इसको जो है ना, पहले थोड़ा सा आगे जाने से पहले मैं माओं को ये समझाऊंगी कि ये जो पिक्चर अगर नजर आ रही है, मेरा कर्सर नजर आ रहा है दिलशाद? बिल्कुल सही है। तो ये जो एरो में दिखा रही हूँ, इसको यूट्रस कहते हैं। इसके अंदर जो पर्पलिश जो कैविटी है ना, इसको हम यूट्राइन कैविटी कहते हैं। यहाँ से जो ये नल निकल रही है, इसको फ्लोपियन ट्यूब या उर्दू में नल कहते हैं। यहाँ से मर्द का जो अंडा है यूट्रस से ट्रेवल करके माँ के अंडे से मिलने के लिए इसके एंड पे आता है। ये जो बेसिकल वाली माँ होती है, उसके 14वें दिन 14 डे पे यहाँ से अंडा निकलता है रप्चर करके, और ये अंडा जब यहाँ आता है, फिर ये जो आपको थोड़े से जो वर्म्स टाइप के जो चीजें नजर आ रही हैं, वो है स्पर्म्स हैं। बाप का अंडा होता है, वो ट्रेवल करके इधर आके अंडे से मिलता है। उसके बाद जो है ना, इन माँ और बाप का अंडा फर्टिलाइज होता है। उसके बाद इसकी सेल डिवीजन शुरू होती है, फिर ये बेक होते हैं, इनकी जर्नी वापस यूट्राइन कैविटी की तरफ आके, जब ये यूट्राइन कैविटी के अंदर वॉल में फिक्स होता है, अपने जगह बनाता है, इम्प्लांटेशन होने में तकरीबन रफली 11 टू 15 डेज लगते हैं। अब ये जो 11 टू 15 डेज लगते हैं। अब ये यहाँ जो प्री नेटल डेवलपमेंट की जो स्टेज है फिटस की, ये 3 पीरियड्स में डिवाइड होती है। सबसे पहला हमारा जर्मिनल पीरियड होता है, ये 2 वीक्स का होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन तक 2 हफ्ते लगते हैं। फिर जो एम्ब्रियोनिक पीरियड है, उसमें 2 से 8 हफ्ते लगते हैं कंसेप्शन से जाके। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड होता है, इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। समझे, हमारे आने वाले बच्चे के सारे उज़ू, सारे ऑर्गन्स की बुनियाद रखी जाती है, और ये तकरीबन 2 महीने का टाइम होता है। उसके बाद जो थर्ड पीरियड होता है, वो फेटल पीरियड होता है, वो 2 मंथ से जाके डिलीवरी तक का होता है। ये इसमें समझाने वाली चीज, जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कुछ ऐसे अनासिर होते हैं जिनको हम टेरोटोजेंस कहते हैं। टेरोटोजेंस ये होते हैं कि कोई इन्वायरमेंटल एजेंट जो कि दौरान बच्चे की नशोनुमा के उसको नुकसान पहुंचा सके, उसमें बीमारी कॉज कर सके, उसमें कोई नुक्स पैदा कर सके। वो कौन से होते हैं? वो ड्रग्स भी हो सकती हैं, टोबैको हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, शुआएं हो सकती हैं, पॉल्यूशन हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं। जैसे शुगर के मरीज हैं, उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, हाई शुगर के साथ जब वो प्रेगनेंसी करती हैं, तो वो हाई शुगर बच्चे में कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स कराने का सबब बनता है। उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको जरासीम कहते हैं, वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं, जो दौरान बढ़ती है तो बच्चे में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें ना, तो ये जो उसमें लिखा है 4, 5, 6, थोड़ा सा हमारी ये उसकी वजह से छुप रहा है, सॉरी। 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो है ना वीक्स हैं। अब हम यहाँ देखिए, ये जो लास्ट पीरियड्स के बाद ये वीक शुरू होते हैं, जो मोस्ट ससेप्टेबल टाइम होता है मेजर
ऑर्गन मेल फॉर्मेशंस का जो ये बन रहे होते हैं। देखिए 5वें हफ्ते से ही इंसान का बच्चे का ब्रेन सिस्टम डेवलप होना शुरू होता है। हार्ट, आर्म्स, आईज, लेग्स, पैलेट, एक्सटर्नल जेनिटेलियास, ईयर, ये सारे जो है ना एंड या बिगिनिंग ऑफ 12 वीक्स या ऑलमोस्ट एंड ऑफ 11 वीक्स तक ये शुरू हो चुके होते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें, जब माँ का पीरियड मिस होता है, मिस्ड पीरियड है, वो 5th वीक है, और जब तक वो कंफर्म करेगी, प्लान करेगी, जाके डॉक्टर को विजिट करने तक, जो प्री नेटल केयर के लिए जाने तक का जो टाइम होता है ना, वो मोस्टली वो 2 महीने के बाद ही जाते हैं, जिसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम जो है ना मिस हो जाता है। अब ये इस टॉपिक पे बात करने का मेरा मकसद क्या था, क्यों इंपॉर्टेंट है किसी माँ को पता चलने का, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ना, ऑर्गेनोजेनेसिस का जो विंडो पीरियड है, बहुत ही शॉर्ट है। समझे कि 2 मंथ्स का रफली देखें ना, और उसमें औसत में जब देखें तो ये 2 वीक्स का होता है, सॉरी 2 महीने का होता है, सॉरी। तो इसमें जो है ना, जब औरत को 5 हफ्ते, 1 हफ्ता वीक पता मिस हो गया, उससे जाके उसने प्लान करके जाने तक 12 वीक्स हो जाते हैं ऑलमोस्ट। तो जिस माँ को पता होगा कि मेरे पीरियड मिस हो चुका है, तो उसको पता होगा कि मैंने इस दौरान मेरा बच्चा बन रहा है, मैंने इन्फेक्शियस एक्सपोजर, जो रेडिएशंस हैं, पॉल्यूशंस हैं, और बहुत सारे जो मैंने बताया कि ड्रग्स हैं या कोई ऐसी बीमारी है, तो एज सुन एज पॉसिबल वो अपने डॉक्टर को रुजू करेगी और कोशिश करेगी कि माशरे में या माहौल में कोई ऐसी चीजें एक्सपोजर के बायस हैं, तो उनसे वो एहतियात करेगी, ताकि उसके आने वाला बच्चा जो है ना सेहतमंद हो और उसको प्रॉब्लम्स ना हो। तो यहाँ तक ये स्लाइड हमारा जो सेकंड टॉक था वो इतना है। ये सबसे मेरा थीम यही है कि माओ को ये जो मिस पीरियड 5 वीक्स जो कि 12 वीक्स का टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद बच्चे को कोई मसला नहीं होता है, उसके बाद भी मसला हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स इतनी सीवियर नहीं हो सकती हैं जो इस ऑर्गेनोजेनेसिस जो बुनियाद रखने के टाइम पे होती हैं। किसी बिल्डिंग का भी आप समझे बुनियाद रखते हैं, तो अगर उसकी बुनियाद सही नहीं होगी तो बिल्डिंग में प्रॉब्लम रहेगा। इसी तरह इंसान में जो नेचर है, वो इसके जो रफली समझिए कि 2 महीने का टाइम बहुत बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही क्रिटिकल होता है। उसमें अननेसेसरी मेडिसिन नहीं लेनी है, कोई भी चीज होती है तो आपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से इंफॉर्मेशन लेनी है। थैंक यू सो मच अगेन, हाउस ओवर टू यू। ओके, थैंक यू डॉक्टर नीलम साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे मालूमात और बहुत अच्छा बहस और तजुर्बे के साथ पूरे हमारे सामीन को आगाह किया। तो यकीनन अभी हम अपने तीसरे पोल की तरफ जाते हैं, जो कि हमारा लास्ट पोल होगा। तो अभी मैं आपके सामने स्क्रीन पे पोल शो कर रही हूँ, आपको नजर आ रहा होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आपके पास 1 मिनट है इसके लिए। तो मैं बताती भी चलूँ आपको कि क्या चीज़ों को, डेफिनेटली एक हमला खातून को किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। दिए गए ऑप्शन में आप देखें, मतलब आला में कहता है कि मंशियात वगैरह हो सकते हैं, उनसे अवॉइड करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, या हेल्दी हैबिट है, या दूसरे मॉडरेट टाइप के एक्सरसाइज है, क्या चीज़ें हैं। चले, शुक्रिया अपनी कीमती आरा से हमें आगाह करने का। तो मैं आपके सामने अभी आपके जो नताइज आए हैं वो शेयर करूंगी। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या नताइज है इस पोल के। तो इसके मुताबिक हमारे 92% यानी 92% पार्टिसिपेंट्स का कहना है कि उनको अल्कोहल और ड्रग यूज से अवॉइड करना चाहिए। तो उसके बाद हमारे तकरीबन 8% का कहना है कि हेल्दी ईटिंग हैबिट को भी थोड़ा सा कम करना चाहिए। हो सकता है क्योंकि मैं हमेशा आपके आराज की को कदर की निगाह से देखती हूँ। तो इसके साथ मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ पोल में हिस्सा लेने का, और हम अपने गेस्ट स्पीकर की तरफ बढ़ते हैं। तो क्योंकि गेस्ट स्पीकर अभी आपके सामने प्री एंड पोस्ट नेटल केयर के फ़ायदे और मकासद के बारे में ज़रूर बात करेंगी। तो डॉक्टर साहिबा, आप रेडी है अपने थर्ड प्रेजेंटेशन के, थर्ड और लास्ट प्रेजेंटेशन? जी जी बिल्कुल, मैं रेडी हूँ, मैं स्लाइड ढूंढ रही हूँ अपनी। हाँ, यही है, टेक्निकल कोई मसले हो जाते ना, इधर उधर हो जाते हाँ हैं, हाँ, कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल। ये हो चुकी है।
जी, आप नजर आ रहा है, सब सही है। नहीं नहीं, ये नहीं है जान, मेरी है प्री एंड पोस्ट नेटल केयर वाली थी, वो ढूंढ रही हूँ मैं। तो अगर आप इसको स्टॉप करेंगी तो मैं भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ वो पुल करने में। प्लीज नहीं नहीं, आप खुद ढूंढ ले तो आपको सही इजी रहेगा। देखें, बात नहीं, स्टॉप शेयरिंग किया है, देख ले, मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे हो जाता है कभी कभार, ये नजर नहीं भी आता है, और यही तो टेक्निकल मसाइल है जिसकी हम बात कर रहे थे, हम एक दूसरे को कैच नहीं कर सकते हैं। असल में हम बहुत ही नॉन टेक्निकल लोग होते हैं भाई हम। एक तो ये आपकी टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं, की हम है कि अपने मेरे लिए बहुत डॉक्टर को मुश्किल है। हमेशा हमेशा कदर की बस निगाह। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मेरा ख्याल में मैं पहुंच जाऊंगी। आप तो हमारे पास रिस्पॉन्डर है, हम आपको हमेशा सैल्यूट कहते हैं, तो आप लोग टेक्निकल हो जाता है। कोशिश में हूँ, देखो क्या करती हूँ, तो सब्र करो, आई एम ट्राइंग। चले, मैं एक काम करती हूँ, मैं ही आपकी हेल्प कर लेती हूँ। हो गया आपसे? नहीं, मैं अभी तक डॉक्टर कामयाब साहब, नहीं हो सकी हूँ। let me do it, डॉक्टर साहब मुझे करने दे, मैं आपकी हेल्प कर लेती हूँ। चले, तो आप हेल्प आप करें मेरी। आप बेनिफिट्स एंड यस बेनिफिट्स एंड डेफिनेटली आई गॉट गोल्स ऑफ, यस, आप बता दे, आपका हो गया। यही यही है। जी बिल्कुल यही है। चले आप शुरू करें, तो मैं आपकी हेल्प करती हूँ ये स्लाइड चेंज में। हो गया, जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अब जो हमारा जो आखिरी थीम है वो है बेनिफिट एंड गोल्स ऑफ प्री एंड पोस्ट नेटल केयर। इसमें कुछ माओं को ये होगा कि हम डिलीवरी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। डिलीवरी के बारे में इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि जो माएँ रेगुलरली दिखाती हैं उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारे कंसर्न्स के बारे में, लेबर और डिलीवरी के बारे में बातों का पता चल जाता है। तो जो मेन फोकस है एंटीनेटल, हमल के दौरान और हमल के बाद में दिखाने पे हमारा वो फोकस होगा। एंटीनेटल केयर मतलब दौरान हमल दिखाना, इसमें इसका मतलब ये है कि हर माँ को एक रिस्पेक्ट के साथ सिर्फ उसी माँ के लिए मखसूस केयर दिया जाए, और जो केयर हो वो जदीद साइंसी उलूम पे मुश्तमिल हो, और अगर खुदा न खास्ता इंफॉर्मेशन देनी हो तो टाइमली दिया जाए, ताकि वो माँ और उसका फैमिली प्रॉपरली डिसीजन ले सके। फिर उसके बाद ये उसको साइको और ताकि उनको और माँ की जो व्यूज है, माँ के अप व्यूज को रिस्पेक्ट दिया जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीजें, अपने मरीज के साथ अच्छी एटीट्यूड और जो सिस्टम में उसको केयर दी जाती है, वो सिस्टम माँ और बच्चे को जरूरी निगहदाश्त के सारे सहूलतें फराहम कर सके। इसको नेक्स्ट स्लाइड दिया। अब हम दोनों के बीच में आई है ना, तो नहीं नहीं, चलेगा चलेगा, हम करेंगे मैनेज। स्टक हो गई है, ये नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, यही है ना। नहीं, नेक्स्ट कर दो इसको, नेक्स्ट स्लाइड शो, दिस वन। इसके बाद वाली, हाँ ये। अब जहां बेनिफिट्स और गोल्स की बात कर रहे हैं, नहीं इसको आगे करो, जानी इसके बाद जो गई वो उस पे बात करनी मुझे। अभी आपके कंट्रोल में है ना, आग नहीं नहीं, बैक 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 बैक, पीछे आ जाओ, वापस आ जाओ। ये अब मेरे मेरे कंट्रोल में नहीं, अब आपके कंट्रोल में, आपने ओपन किया, पीछे वापस चली जाओ। हाँ, एक चले, और, एक और पीछे जाओ। हाँ, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो इसमें यह था कि माँ को इससे भी पीछे, एक और पीछे चले जाएं। जी अभी सही है। ठीक है। बेनिफिट्स और गोल्स का ये मतलब है कि हम जो है ना एक इंटीग्रेटेड सिस्टमेटिक रेगुलर केयर दें, और जो माँ को कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई मसले मसाइल हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उनको वक्त से पहले उनकी निशानदेही हो और उनको एड्रेस किया जाए, ताकि दौरान हमल माँ और बच्चे के लिए पेचीदगियां ना हो, कॉम्प्लिकेशंस कम हो, जिसकी वजह से माँ और बच्चों में अमवात कम होंगी।
इसके अलावा जो माएँ प्रेग्नेंट होती हैं, स्पेशली पहली प्रेगनेंसी में जो है ना ख़वातीन बहुत परेशान होती है, कंसर्न होती हैं लेबर और डिलीवरी के लिहाज से, तो उनको काउंसल किया जाए, उनके जो उस खौफ से उनको निकाला जाए, उनके व्यूज़ को एड्रेस किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड दिलशाद, अब तुम्हें तकलीफ देती रहूँगी मैं। कोई बात नहीं। अब जो इसके अलावा ये है कि सिर्फ माँ को बीमारियों को डिटेक्ट करना, उनका इलाज करना ही नहीं, बल्कि माँ को समझाना ज़रूरी है कि नेचुरल प्रोसेस है जिसमें क्या चीज़ें नेचुरल होती हैं, नॉर्मल होती हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं जो दौरान हमल होंगी और जब हमल के बाद वो आहिस्ता-आहिस्ता खुद नॉर्मलाइज़ होंगे। उसके अलावा माँ को समझाना हाइजीन के बारे में, फूड के बारे में, कौन सी मेडिसिन्स खानी है, नहीं खानी है, वैक्सीन्स कौन सी लेनी है, जिस पे हमने पहले बात की, नहीं लेनी है। और माँ को कॉमन प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स के बारे में एजुकेट करें, डेंजर साइंस के बारे में उनको बताएं, उनको सोशल और जो है फिजिकल जो है ना नॉर्मलिटी में रखें, और एक समझे कि एक रिलेशनशिप होता है जो कि हम डॉक्टर, फैमिली, पेशेंट मिल के इस प्रेगनेंसी के मुख्तलिफ स्टेजेस पे मुख्तलिफ चैलेंजेस को अकॉर्डिंगली एड्रेस करेंगे, ताकि एक पॉजिटिव मदरहुड के साथ जहां माँ का अपना स्टीम स्ट्रांग हो, वो कॉम्पिटेंस फील करे और उसकी ऑटोनॉमी की हम रिस्पेक्ट करें। तो इसका गोल और बेनिफिट्स ये हैं। नेक्स्ट। ये डब्ल्यूएचओ का एक लोगो था, मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि एज सून एज यू नो यू आर प्रेग्नेंट, आपने अपने मालिक से मिलना है केयर टेक, ताकि वो आपको एडवाइस कर सके, इमोशनल सपोर्ट कर सके, वही चीजें दोबारा रिपीट है। नेक्स्ट। अब इसमें ये चीज जो है ना, पहले डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो पहले कहता कि उसके मुताबिक ये था कि 4 विजिट्स होनी चाहिए पूरे 9 मंथ के अमल में। लेकिन उसकी वजह से ये देखा गया कि माओ और बच्चों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हुई, बहुत सारे बच्चों में अमवात हुई, तो उन्होंने जो 4 से माँ के जो विजिट्स का वो तादाद थी उसको 8 किया है। मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स का मुख्तलिफ है, जैसे आरसोजी के अलग हैं, उनमें ये है कि पहली प्रेगनेंसी में कितनी विजिट्स होनी चाहिए, अगर माँ 2-3 बच्चे पैदा कर रही है तो उसको कितने विजिट्स करने हैं, ट्विंस के साथ कितनी दफा दिखाना है, और ट्रिपलेट्स हैं तो अलग है। उसके बाद हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के अलग विजिट्स होते हैं। तो इसलिए माओ को ये ख्याल रखना है कि उन्होंने सिर्फ अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से रेगुलर बेसिस पे जो रिकमेंडेड अपॉइंटमेंट्स होंगी उसके मुताबिक विजिट करना है, ताकि आपका जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो आपकी कंडीशन, आपकी प्रेगनेंसी के लिहाज से आपको एडवाइस कर सके कि आपने कब आना है, कब दिखाना है, कौन से टेस्ट किस किस वीक्स पे होने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दिलशाद। ये लगता है आपने कर दिया। अब इसमें जो मैंने इस पे फौरन फोकस किया, कॉमन प्रेगनेंसी प्रॉब्लम। नहीं मैंने नहीं किया, बहुत सारी चीजें ऐसी मैंने इसलिए एड्रेस की कि माओ को इसके बारे में थोड़ा सा बहुत बताना बहुत जरूरी है कि कॉमन प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनको किस तरह एड्रेस करना है। और ये ऐसी चीजें हैं जिसपे बहुत ज्यादा कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। नोजिया वॉमिटिंग है, वो ऑलमोस्ट 4 मंथ से 5th मंथ के बाद खुद सेटल हो जाती है, लेकिन बहुत कम माओ में थ्रू आउट द 9 मंथ्स रहती है। उसमें सिर्फ ये करना है कि आपने अर्ली मॉर्निंग में लो और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील हो। उसके अलावा कुछ माओं को बहुत ज्यादा रिगर्जिटेशन और हार्ट बर्न्स होते हैं, वो एंड प्रेगनेंसीज में ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है तो प्रेशर होता है और फिर हार्मोन्स की वजह से हमारे स्फिंक्टर्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, इसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स होता है। तो उसमें भी यही है कि आपने स्मॉल मील्स लेने हैं, फ्रीक्वेंट लेने हैं, और खाना खा के जल्दी से लेटना नहीं है, थोड़ा सा चहलकदमी जरूरी है। कॉन्स्टिपेशन है, उसमें आपने हाई फाइबर डाइट लेनी है, सब्जियां, फ्रूट्स, पानी का बहुत इस्तेमाल करना है। लो बैक है, विजाइनल डिस्चार्ज है, वेरिकोज वेन्स, हेमोरॉइड्स, ये वो चीजें जो प्रेगनेंसी के साथ ज्यादातर माओं में होती हैं, और इनको आपका जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको बता सकता है कि इनको किस तरह एड्रेस करना है। नेक्स्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डेंजर साइंस क्या है, आपने अगर इनके होने की सूरत में आपने फटाफट अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कांटेक्ट करना है या हॉस्पिटल में जाना है। उसमें ये है कि सीवियर सडन परसिस्टेंट पेन, अचानक से पेट में शदीद दर्द होता है और माँ गिर जाती है, बेहोश हो जाती है, स्पेशली शुरू के हमल के दिनों में, जिसको हम कहते हैं रेयरली है, लेकिन हो सकता है कि इमरजेंसी हो सकती है, रप्चर एक्टोपिक कहते हैं, जो कि अगर प्रेगनेंसी ट्यूब में हो या अपने सही जगह पे से वहीं बाहर कहीं हो तो वो रप्चर हो जाती है। और उसके अलावा ये है कि अगर विजाइनल ब्लीडिंग है, ज्यादा ब्लीडिंग है,
फ्रेश ज्यादा ब्लीडिंग है तो स्पेशली एंड के मंथ्स में जहाँ पे अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो तो एब्रप्शन या दूसरे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं अवल नाल के नीचे होने की वजह से होता है, तो आपने कोशिश करना है कि करीबी हेल्थ केयर सेंटर में विजिट चले जाएं या डॉक्टर को फोन पे बता दें। सिवियर परसिस्टेंट वॉमिटिंग्स, 3-4 वॉमिटिंग्स एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर बिल्कुल आप कुछ नहीं खा सकती हैं, बिल्कुल निढाल हो रही हैं और डिहाइड्रेटेड फील करनी है, तो अपने डॉक्टर को विजिट करना है ताकि वो आपको एडवाइस कर सके। थर्ड ट्राइमेस्टर में सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में, मतलब समझे कि 7वें महीने से जाके 9 मंथ के दौरान बच्चों की हरकत के लिए भी एडवाइस करते हैं। तो अगर हरकत अचानक कम हो गई या बंद हो गई तो आपने डॉक्टर से रुजू करना है। सीवियर हेक हो रही है, शदीद सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, बॉडी में स्वेलिंग आ रही है और शदीद एपिगेस्ट्रिक पेन है, वॉमिटिंग्स है, ब्लड विजन है, तो उसमें ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से माओ में झटके पड़ते हैं जिसको एक्लेम्शिया कहते हैं। ये कुछ प्री एक्लेम्शिया के साइंस होते हैं, तो उस सूरत में आपने इसको नॉर्मल नहीं समझना है, डॉक्टर से रुजू करना है। और सडन सीवियर हेडेक, सब कुछ ठीक है, अचानक से सीवियर हेडेक हो रहा है तो आपने डॉक्टर को दिखाना है। बुखार होने की सूरत में डॉक्टर को रुजू करना है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट दिशात, नेक्स्ट। सही है। ये पिक्चराइज था, मुझे अच्छा लगा था, इसे शेयर किया। नेक्स्ट। शायद आपको लेट मिल रहे हैं, हो सकता है कुछ सिग्नल का आप प्रॉब्लम। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, कोई बात नहीं। तो जैसे अब यही वो चीजें एड्रेस हो चुकी हैं, फोलिक एसिड लेना है, विटामिन डी लेना है, आयरन लेना है, कैल्शियम, बैलेंस डाइट, कैलोरीज, वेट गेन के बारे में आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको बताता रहेगा। जहाँ आयरन, विटामिन डी और कैल्शियम की एडवाइस करते हैं वो मुख्तलिफ दुनिया में मुख्तलिफ लोकेशंस पे डिफरेंट है। आपकी बॉडी के लिहाज से आपके मुआलिज आपको बताएगा या आप एनीमिक हैं कि नहीं है। उसके अलावा न्यूट्रिशन के बारे में ये अंडरस्टूड है कि इसमें कौन से डाइट्स आप लेंगे जिनमें कैल्शियम कंटेंट ज्यादा है, किस में आयरन है, किस में फैट ज्यादा है, वो आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट। फूड हाइजीन, ये आइए आइए। अच्छा, अब ये फूड हाइजीन के बारे में या उसके ओरल हाइजीन के बारे में माँ को पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर हैंड वॉशिंग, जैसे हम कुछ रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं उनको प्रॉपरली वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉ या जो हाफ कुक मीट और फूड अवॉइड करना है। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को शौक होता है, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, स्पेशली जो कैट लिटर है, इनको हैंडलिंग करने में एहतियात करना है ताकि बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो बच्चे के लिए भी पेचीदगियां के बायस बन सकती हैं और माँ के लिए भी अच्छी नहीं, तो उसका ख्याल रखना जरूरी है। ये सिंपल सी चीजें हैं कि माओ को पता होना चाहिए। ये डे टू डे प्रैक्टिस में है कि आपने गाड़ी में जाना है तो बेल्ट किस तरह पहनना है। नेक्स्ट करते जाओ आगे। फिर ये है क्लोथिंग है, आपने लूज क्लोथिंग कंफर्टेबल होनी चाहिए। हाई हील अवॉइड करें जिसमें से फॉल का या गिरने का खदशा हो सकता है। टाइट बेल्ट से अवॉइड करें। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट, जब भी ट्रेवल, चाहे आप बाय एयर ट्रेवल करें, बाय रोड ट्रेवल करने जाने से पहले अपने मालिश को बताना जरूरी है, क्योंकि उनको आपकी प्रेगनेंसी के मुताबिक आपको एडवाइस करेंगे। जो जनरली ये कहा जाता है ये है कि आपने बहुत जो है ना जर्क और बम्पी ट्रेवल्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर और जो है ना लास्ट 6 वीक्स में अवॉइड करने हैं। लॉन्ग ट्रेवल्स में जो नसों में खून जम के डीवीटी कहते हैं, डीप वेनस का रिस्क होता है, तो आपने अगर बहुत लॉन्ग ट्रेवल, इवन प्लेन में भी आपने लेग एक्सरसाइज करनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको पता होना अपने ट्रेवल से पहले। नेक्स्ट। जी जी, हो गया है, आप देखें, क्योंकि मैं वक्त के साथ साथ थोड़ा तेज तेज जा रही हूँ। चलें, स्लीपिंग के बारे में है कि एडिक्वेट रेस्ट हो, जो फिजिकल और मेंटल जो रिलैक्सेशन वो आपके और आपके बच्चे के दोनों के हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। रात को कम से कम 8 घंटे और डे टाइम में 2 घंटे ऊपर की तरफ मुंह करके नहीं सोना है, लेफ्ट लेटरल सोना है, ताकि बच्चे के लिए जो ब्लड फ्लो है वो सही रहे। दौरान प्रेगनेंसी आप एक्सरसाइजेस कर सकती हैं। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज वॉक है, डीप ब्रीदिंग है। बाकी अगर आपको कुछ करना है तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से डिस्कस कर सकती हैं, वो आपको आपकी बॉडी और आपकी प्रेगनेंसी के रिस्क के लिहाज से आपको एडवाइस करेगा। नेक्स्ट। जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट हो गया, आप फिर देखिए। वही चीजें हैं जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये इस पे बात हो चुकी है पहले हम। अच्छा, ये जो प्रेगनेंसी केयर क्यों देते हैं? प्रेगनेंसी केयर इसलिए देते हैं बैक
प्रेगनेंसी केयर इसलिए देते हैं कि जो एम हमारा ये होता है कि एक हेल्दी हैप्पी मदर और बेबी मिले, और जब माँ को एक पूरी प्रेगनेंसी में एक पॉजिटिव इमेज मिलता है, नहीं नहीं ये अभी नहीं आया है, इसको बेक करो, जब माँ को एक पॉजिटिव इमेज मिलता है तो वो माँ हमारी क्या होती है, मास्टर ट्रेनर होती है, वो हमारी एम्बेसिडर होती है, ताकि वो उस मैसेज आपकी आवाज भी थोड़ी कट रही है और वक्त की कमी बेशी। अपने क्लोज में, फ्रेंड्स में, और चल आगे चले कोई मसला नहीं, आगे करें, हाँ ये चलें आगे पोस्ट नेटल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट नेटल केयर का मतलब ये कि जब माँ की जचगी हो उसके 1 घंटे से जाकर 6 वीक्स तक जो है ना माँ और बच्चे को प्रॉपर केयर देना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस दौरान में जो इस टाइम पीरियड में कॉम्प्लिकेशंस कम से कम हो। आपकी Next. आपकी आवाज आ रही है। बेनिफिट्स में यही है कि माँ को उसको रिस्टोर करे, उसकी जो नॉर्मल हेल्थ में लेके आ सके, कॉम्प्लिकेशंस को रोक सके, केयर मिले, माँ और बच्चे की बॉन्डिंग को इम्प्रूव कर सके, माँ और बच्चे को डिसीज बता सके, और माँ को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पता हो, फ्यूचर प्रेगनेंसी प्लानिंग के बारे में उसको एजुकेट करें, फिर ये उसको अपने बेबी की प्रोग्रेस के बारे में, माइलस्टोन्स के बारे में पता हो, बच्चे के फ्यूचर में वैक्सीनेशन के शेड्यूल्स के बारे में सारी चीजें इस टाइम में एक्सप्लेन करेंगे। और ये फिर यूं ही होता है कि आपकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी के कॉम्प्लिकेशंस के मुताबिक आपको दिखाना पड़ता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको एडवाइस करेगा कि किस वीक्स में कब दिखाना है। नेक्स्ट स्लाइड। ये हो गया। वही चीजें हैं इसमें, आपने प्रॉपर डाइट बताना है, माँ को प्रॉपर स्लीप के बारे में उसका केयर करना है, प्लेंटी फ्लूइड्स देने हैं, और उसका केयर ऑफ पेरिनियम ऑपरेशन हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी हुई उसके बारे में बताना है। ये पोस्ट नेटल डिलीवरी के बाद आप एक्सरसाइजेस कर सकती हैं, कीगल एक्सरसाइज है, एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस है, फिर आपके टाइप ऑफ डिलीवरी के बारे में आपको एक्सरसाइजेस एक्सप्लेन होंगी। नेक्स्ट। आगे कॉम्प्लिकेशंस। कॉमन कॉम्प्लिकेशंस परप्यूरियम में कौन सी होती हैं? सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस होती है पोस्टमार्टम हेमरेज होती है, डिलीवरी के बाद खून का ज्यादा जाना। तो अगर हॉस्पिटल में है तो आपने अपने नर्स को इन्फॉर्म करना है, अगर घर में है तो आपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बता के फटाफट आपने करीबी हेल्थ फैसिलिटी में जाना है। अगर बुखार होने की वजह से अपने डॉक्टर को बताना है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं कि नसों में जो है ना, टांगों में नसों के अंदर खून जमता है, इससे इन्फेक्शन होके कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उनके बारे में पता होना जरूरी है। ब्रेस्ट केयर के बारे में माँ को पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस है, उसमें आपने पानी बहुत ज्यादा पीना है। कभी कभी टाइप ऑफ सर्जरी की डिलीवरी की वजह से इनकॉन्टिनेंस होते हैं, वो वक्त के साथ कभी ठीक होती है, नहीं हो तो आपने डॉक्टर से रुजू करना है। फिर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फर्स्ट प्रेगनेंसी में ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन अगर एक दफा प्रेगनेंसी में हो तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में रिकरेंस का रिस्क होता है। तो इसमें कुछ ऐसे होते हैं इलनेसेस वो ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ के लिए हमें ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट। न्यूबॉर्न केयर के बारे में माँ को बताना जरूरी है कि वो उसको एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट में किस तरह अडॉप्ट करे, उसको उसका टेम्परेचर किस तरह मेंटेन रखना है, प्रॉपर कवर करना है वहाँ के मौसम के लिहाज से, क्योंकि बच्चे को बहुत ओवर रेप करने की जरूरत नहीं होती। उसका बॉडी टेम्परेचर हमारा एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एक जैसा होता है, तो उसको प्रॉपर रेप करना जरूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग पता होना चाहिए कि बच्चे ने ब्रेस्ट फीड लिया, तो माँ को कैसे पता चलेगा कि ब्रेस्ट सॉफ्ट हो गई, बच्चा सुकून से सो रहा है, माँ को पता होना जरूरी है। फिर उसके अलावा बच्चे की नींद के बारे में भी माँ को पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये है कि बच्चे में कौन से डेंजर साइंस है जिनका माँ को पता होना जरूरी है। बच्चा तेज तेज सांस ले रहा हो, बच्चे को झटके पड़े, बच्चा ग्रंटिंग ऊह ऊह की आवाज निकाले, नाक फूल रही हो, नथने फैल रहे हो, या बहुत एकदम से येलो हो। एक तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ठीक है, लेकिन बहुत येलो हो के वो बच्चा दूध नहीं ले रहा हो, सुस्त हो गया हो, तो उसमें जॉन्डिस का रिस्क होता है। उसमें आपने डॉक्टर से डिस्कस करना है। चलिए नेक्स्ट की तरफ जाती हूँ क्योंकि आपकी आवाज भी कट रही है, तो इसमें फैमिली सपोर्ट की बात हो रही है। डॉक्टर नीलम, आप मुझे सुन रही है? शायद तो हम ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, या बच्चे के पखाने में ब्लड आना शुरू हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड। कर दिया, आपकी आवाज नहीं आ रही तो मैं फैमिली नेक्स्ट सपोर्ट। स्लाइड। डॉक्टर नीलम, आप मुझे सुन सकती है? शायद आपसे राब्ता हमारा हाँ, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपकी ये इसमें हम फैमिली सपोर्ट है सबसे
सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है औरत के लिए, उसकी फैमिली सपोर्ट है। उससे औरत बहुत ही कंफर्टेबल और सुकून से अपनी प्रेगनेंसी गुजार सकती है। ये वही चीज है कि माँ और बच्चे का राइट है कि उसको क्वालिटी केयर मिले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर एंड चाइल्ड बर्थ और पोस्ट नेटल पीरियड में। नेक्स्ट नेक्स्ट लास्ट ये लास्ट लास्ट, स्लाइड। ओके, इससे भी लास्ट। ये नहीं, इसके बाद देखिए एक और है। हाँ, एक और है। ये WHO वाला जिसकी आप बात कर रही है, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ। हाँ, ये मेरी लास्ट स्लाइड है। ये मेरी लास्ट स्लाइड जिसमें तुम्हें बहुत सारी गाड़ियां नजर आ रही ना, पहाड़ों पे चढ़ने वाली। अच्छा, ये वाली, चले अब बता दे, मैंने जी, लेके आया इसमें। ये मैंने सिर्फ इसमें एक ये है पिक्चर में मुझे अपना एक आइडिया था कि देखें, जिंदगी के हर सफर में जाने से पहले हम अपनी गाड़ी को चेक करते हैं, फ्यूल चेक करते हैं, रास्ते का पता करते हैं, डेस्टिनेशन का पता करते हैं। इसी तरह प्रेगनेंसी में भी आपने प्रिपेयर करना है 9 मंथ का। जब आपका रोड साफ होगा, आपकी गाड़ी ठीक होगी, आपका फ्यूल सही होगा, तो आपका सफर मेमोरेबल होगा। इसी तरह खुदा न खास्ता आपने पहाड़ पे चढ़ना शुरू किया अनप्लान्ड प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस के साथ किया, तो फिर बहुत सारी मुश्किलात आ सकती हैं। तो बिल्कुल। प्रेगनेंसी को बहुत सिंपली लेना चाहिए, लेकिन उसका केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसके साथ आज हमारा सेशन खत्म हो रहा है। तो थैंक्स, थैंक यू सो मच। और इस प्लेटफॉर्म से मैं रूपानी फाउंडेशन और आपके सारे मुंतजमीन के तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया कि मैंने जहाँ से अपने ख्यालात का इजहार अपनी बहनों और माओं के साथ कर सकी। बीच में इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ और कोई भी ऐसी चीज जो मेरे ऑडियंस को समझ नहीं आई हो या उनको और डिटेल में समझना हो या कोई क्वेश्चंस हैं जो पूछने चाहते हैं, तो मैंने इधर अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस शेयर किया है। आप इस पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। दिलशाद सो रहे हैं सब लोग। अब मैं थैंक यू आंसर सो क्वेश्चंस के मच, लिए हाजिर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने इतने अच्छे मालूमात हमारे ऑडियंस के साथ शेयर किए। स्पेशली मुझे आपका जो लास्ट मैसेज भी बहुत अच्छा लगा, जिसमें आप बात कर रहे थे कि डेफिनेटली ये गाड़ी को प्रिपेयर करके ही हम आगे जा सकते हैं। तो अभी जो मैं आपने जो एक हमारा एक सरप्राइज गिफ्ट की बात हो रही थी और एक ऐसा सेगमेंट था जिसकी मैंने अपने फ्लायर में भी जिक्र किया था कि हम उसकी तरफ जाते हैं, तो उसकी तरफ जाने से पहले मैं अपने पार्टिसिपेंट से ये ज़रूर शेयर करूँगी कि आपको अ, जो मैं आपको बता दूँगी उसके मुताबिक आप उस पर अमल करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे मैं अभी शेयर करूँगी, इसके मुताबिक आपको अपने उसमें स्क्रीन पे आपको ये सवाल नज़र आ जाएगा। इसको देखने के बाद मैं भी उसी को ही देख रही हूँ, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ओके, तो अभी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो इस कंप्यूटर में थोड़ा-सा मसला हुआ है, ये मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो आप इस क्वेश्चन में इसका जवाब आप मुझे चैट बॉक्स में देंगे। ये शायद हमने सारे शेयर किए तो इस वजह से ये हैंग हो गया है, लेकिन मैं जो सवाल आपसे शेयर करूँगी चैट बॉक्स में आप इसका आंसर ज़रूर लिखेंगे, जिसकी वजह से हम आपसे आपको आपके जो गिफ्ट है वो आपको ज़रूर देंगे। जो ईमेल आपके मेरे पास है उनसे मैं आपके कांटेक्ट करूँगी। तो स्पेशल गिफ्ट के लिए जो पहला क्विज है वो कहता है कि क्या प्री कंसेप्शन केयर के लिए जिसी तरह औरतों का किरदार अहम है, इसी तरह क्या मर्द भी इम्पोर्टेंट है? ये पहला होगा मेरा पॉइंट। दूसरा, इंदा जो उसमें न्यूमेरिक में जो हमारा एम है वो किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? इसमें आपके पास 3 ऑप्शन है, उसमें से आप एक करेंगे। और थर्ड में है कि प्रेग्नेंट औरत को किस साइड पे सोना चाहिए, लाइक राइट, लेफ्ट, और किस में जो आप चूज़ करेंगे। तो अपने जवाब आप अपने स्क्रीन पे दिए गए चैट में आप ज़रूर लिखें, क्योंकि उसमें पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर 5 ऐसे खुशनसीब को ये गिफ्ट दिया जाएगा। और आपको मैं बताती चलूँ कि ये गिफ्ट है $25 का अमेज़न का गिफ्ट कार्ड हम दे रहे हैं अपने जो हमारे विनर्स होंगे उनके लिए। तो मुझे उम्मीद है मुझे आपके आंसर्स मिल रहे हैं। तो पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर इनके आंसर्स मुझे मिल गए, तो आप उनको 5 खुशनसीब में ज़रूर होंगे। तो मैं आपको कैसे कॉन्टेक्ट करूँगी? मैं आपके चैट में मैं चेक करूँगी आंसर्स आपके,
और उसके बाद आप मेरे साथ रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, तो आपके ईमेल मेरे पास है, तो मैं ज़रूर आपके ईमेल के थ्रू आपको ज़रूर कांटेक्ट करूँगी और आप इस मौके से फ़ायदा उठाएँगे और आपको आपका इनाम ज़रूर मिल जाएगा। और आप अपने आंसर्स लिखते जाएँ, क्योंकि एंड में मैं ये सारे सेव करके चेक करने वाली हूँ। तो इसके साथ-साथ सवालात आपके सामने हैं, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, तीनों छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं। अगर जिसने भी ये इवेंट शुरू से आखिर तक देखा है, तो डेफ़िनेटली उन्होंने ये सारी चीज़ें उसी प्रेज़ेंटेशन से मुताल्लिक़ है, तो आप आसानी से इनके जवाब दे सकते हैं। तो मेरे पास तकरीबन सारे जवाबात आ गए हैं। अगर आपको सवालात दोबारा अगर चाहिए तो मैं एक दफ़ा रिपीट करती हूँ कि पहला सवाल है कि प्री कंसेप्शन के लिए यानी कंसीव करने से पहले जो केयर के लिए क्या मर्दों का भी रोल यानी उनकी जो अहमियत है वो भी इतनी ज़्यादा अहमियत रखते हैं? दूसरे में है कि जो डॉक्टर साहिबा ने अपने प्रेज़ेंटेशन में बताया कि निमोनिक में जो उसने फैमिली की बात की, तो इसमें से जो एम है वो किस चीज़ को ज़ाहिर कर रही थी? उसके बाद जो प्रेग्नेंट खातून के लिए किस साइड पे सोना बहुत ज़रूरी है ताकि उसके पूरे जिस्म को खून की सप्लाई हो, तो उसके पूरे जिस्म में खून आसानी से पूरे जिस्म को वाफर मकदार में मिले। तो ये तीनों सवालात आपके सामने हैं और मेरे पास जवाबात भी तकरीबन बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो मैं एंड में इनको टाइम टू टाइम देखूँगी कि पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर कौन आज के 5 क्वेश्चन्स की विनर्स है। तो आप अपने आंसर सोच समझ के लिख सकते हो और भेज भी सकते हैं ताकि मैं अभी अपने आगे सेगमेंट की तरफ जाऊँगी जो कि हमारा Q&A का पोर्शन होगा। आपको पता है ये पोर्शन मैंने आपसे ज़िक्र किया था, ये सवालात के लिए ओपन है, तो इसमें मैं होंगी डॉक्टर नीलम से, मैं आपके सवालात जो अभी मेरे पास Q&A बॉक्स में बहुत सारे सवालात आ गए हैं आपकी तरफ से, तो मैं ये सवालात डॉक्टर नीलम से पूछूँगी और वो इन सवालात को एड्रेस करेगी, आपके जवाबात लाइवली आपको देगी। तो उससे पहले जो मेरे पास एक क्वेश्चन आया है उसमें एक माँ का कहना है कि उसको कुछ मसला हुआ था, उसकी जो पहली जो लेबर हुई थी उसमें उसके जो सर्विकल लेंथ जो उसके यूट्रस में कुछ मसला हुआ था। तो उसके बाद स्टिचिंग किए तो वो अभी उसकी जो उसका बच्चा है 13 महीने का है। तो वो पूछना चाहती है कि अब अगर मैं दोबारा प्रेग्नेंसी करना चाहूँ तो कोई मसले हो सकते हैं कि नहीं, मैं इन स्टिचिंग के बावजूद मैं दोबारा प्रेग्नेंसी चाहूँ तो हो सकता है या कोई मसाइल पेश आएँगे? तो डॉक्टर साहब इसके बारे में आप क्या कहती है? थैंक यू दिलशाद। इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि पिछली प्रेगनेंसी में अगर सर्वाइकल लेंथ शॉर्ट होने की वजह से उस पे स्टिच लगा है, तो वो प्रेगनेंसी कर सकती है, उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन इस आने वाली प्रेगनेंसी में भी उसको स्टिच लगेगा क्योंकि उसको हम कहते हैं मेडिकली सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कहते हैं। उनकी डॉक्टर ने उनको ज़रूर बताया होगा। बाकी प्रेगनेंसी करना या नहीं करने का प्लान जो होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो जनरली ये होता है कि माँ की एज क्या है और उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन ये नहीं कि सर्वाइकल लेंथ शॉर्ट है तो उसको कोई 3 साल या 4 साल तक वेट करना चाहिए, नहीं। जब भी प्रेगनेंसी करेगी उसको सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है, उसके लिए उसको स्टिच लगेगा। अगर वो प्रेगनेंसी करना चाहती है तो कर सकती है। उसमें जो स्टिच लगना है एज़ सच कोई और ऐसा इश्यू नहीं होगा। चले शुक्रिया। तो मुझे उम्मीद है कि कोई माँ थी उसको ये जवाब मिल गई होंगी। मेरा दूसरा सवाल है जो यहाँ पे एक हमारी सिस्टर है वो पूछ रही है कि इनका मिसकैरेज हुआ है, फ़िलहाल 2 मंथ्स हो चुके हैं, तो प्रेगनेंसी को दोबारा। तो ये कह रहे कोई ख़ास वजह भी नहीं है, तो मिसकैरेज का क्योंकि इसका डाइट भी सही है और सब कुछ ठीक है। डॉक्टर ने इसको मशवरा दिया था कि दूसरी दफ़ा कि उसको पूछ के उसने प्रेगनेंसी की थी, फिर भी बच्चे की धड़कन नहीं बनी और दोबारा ज़ाया हो गया इसका। तो ये पूछना चाहती है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करने के बाद कहा कि प्रेगनेंसी तो है, बच्चे का थाला बना है, लेकिन अंदर जो फीटल पोल नहीं बन रहा है, हार्ट बीट भी नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? और ये पूछना चाहती है और ये उसकी दूसरी प्रेगनेंसी है। सो पहले भी मेरा एक बच्चा है 3 साल का, इसका बहुत पहले शुरू में एक बच्चा है 3 साल का, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी बार-बार ज़ाया हो रही है, तो मिसकैरेज हो रहा है। तो वो पूछना चाहती है मसला क्या है डॉक्टर साहिबा, आप उनको बता दें। इसमें ये जो आपने बताया है सिनेरियो, उसमें ये है कि इसके 2 मिसकैरेजेस, एक मिसकैरेज हुआ है और जो मैं समझी हूँ अभी दूसरी मिसकैरेज में ये है कि अभी दूसरे जो उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया है उसमें बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है।
3 या 3 से ज्यादा मिसकैरेजेस हो तो उसको हम रिकरेंट मिसकैरेजेस कहते हैं। अलबत्ता मिसकैरेज के बहुत सारे वजूहात हैं, आपके डाइट या आपके रेस्ट और ये चीजों को आप ये नहीं कह सकती हैं कि मेरी सेहत अच्छी है तो क्यों ऐसा हो रहा है। इसमें बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें आपके जो है ना जो एक बनता है उसमें आपका शोहर का और जो बनता है जेनेटिक मटेरियल माँ बाप का दोनों का मिलता है, इन सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। सिंपली एक चीज होती है कि जब सेक बन के प्रेगनेंसी में बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है, उसमें मैं सिंपली एक चीज बताती हूँ कि बहुत दफा नेचर होती है, जिसमें नेचुरली ये होता है कि आप देखें तो ना बहुत सारे फूल खिलते हैं, लेकिन सब फूल जो है ना फल में कन्वर्ट नहीं होते, बहुत सारे फूल गिरते हैं। इसी तरह नेचर में, ह्यूमन नेचर भी इस तरह है कि जब उसका जो है ना थैली बन जाती है लेकिन बेबी नहीं बनता है। और उसमें काफी दफा ऐसा होता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, माँ की एज काउंट कर सकती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैं आपको ये नहीं कि क्यों हुआ। बहुत दफा हमें उसको आपकी पूरी हिस्ट्री को, आपके हेल्थ को, आपकी एज को देखना पड़ता है, फिर हम आपको बता सकते हैं कि क्या रीजन था। तो मेरे ख्याल में जो आपके डॉक्टर डील कर रही हैं वो आपको ज्यादा बेहतर बता सकती हैं। तो इसमें 2 मिसकैरेजेस पे इतना वरी होने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास ऑलरेडी एक बेबी है तो होपफुल होना बहुत जरूरी है। इवन रिकरेंट मिसकैरेजेस के बाद, जिनमें 3 या 4 से ज्यादा मिसकैरेजेस होने के बाद भी हम ये कहते हैं कि 60 to 70% चांस होता है कि आप एक नॉर्मल हेल्दी बेबी कंसीव करेंगी। चलिए, थैंक यू डॉक्टर साहिबा। एक और सवाल हमारे पास है कि एक माँ का कहना है कि आई हैव ओनली वन ओवरी विद अ सिस्ट, कैन आई स्टिल गेट प्रेग्नेंट? तो उसका मसला है शायद ओवरी का और सिस्ट का, तो वो पूछना चाह रही क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ उसके साथ? बिल्कुल वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। डिपेंड ये करता है कि एक ओवरी क्यों है, दूसरी ओवरी क्या उसको कोई प्रॉब्लम हुआ है, ऑपरेट हुआ है, क्योंकि हिस्ट्री पूरी पता होनी जरूरी होती है। एक ओवरी के साथ बिल्कुल प्रेगनेंसी हो सकती है। उसमें देखिए जो मैंने पिक्चर दिखाई थी ना, उसमें ओवरी से सिर्फ एक एग चाहिए हमल के लिए, और वो कोई भी ओवरी से, अगर कोई सी भी ओवरी से एक एक आप रिलीज करते हैं, उसमें आपकी फर्टिलाइजेशन होती है, तो आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हो सकती है। दूसरा ये होता है कि कभी कभी ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है या ओवेरियन प्रेगनेंसी होती है, सम रीजन की वजह से हमें ओवरी निकालनी पड़ती है। उन माओं को हम समझाते हैं कि 80% चांस होता है कि आप नॉर्मली बच्चे पैदा कर सकेंगी। तो अगर एक ओवरी हेल्दी है, ट्यूब नॉर्मल है और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो आप बिल्कुल माँ बन सकती हैं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया। एक और सवाल हमारे पास है कि एक सिस्टर का कहना है कि आर प्रेग्नेंट मॉम्स एट हाई रिस्क फ्रॉम कोविड-19, कह रही है कि हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मैंने बीच में रखा भी था, लेकिन टाइम कम होने की वजह से उसको मैंने एड्रेस नहीं किया। बिल्कुल कोविड की वजह से माएँ हाई रिस्क हो सकती हैं, वो माएँ जो प्रेग्नेंट हों, उनमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो सकते हैं। वही माएँ जो प्रेग्नेंट हैं, उनका हॉस्पिटल में एडमिशन का रेट ज्यादा है, आईसीयू में जाने का रेट ज्यादा है, वेंटिलेशन की जरूरत पड़ सकती है आम औरतों की निस्बत, और इवन डेथ का भी रेशो ज्यादा है। इतना मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना शॉर्ट ड्यूरेशन में जो ये ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर चल रहा है इस प्रॉब्लम को हुए हुए, जितने रिसर्चेस उसमें माँ हाई रिस्क है, और माँ प्रेग्नेंट माँ हाई रिस्क है। स्पेशली वो माएँ जो किसी अंडरलाइंग डिजीज के साथ हैं, कार्डियक पेशेंट हैं, लंग की कोई प्रॉब्लम है, कैंसर के पेशेंट्स हैं, या शुगर के मरीज हैं, या वो माएँ जो एक्सपोज्ड हैं, जैसे जो है ना आप समझे फ्रंट वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, और जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, जिनका एक्सपोजर है, और जो थोड़ी सी आपकी आवाज। बगैर हमल के है, तो हमला माँ हाई रिस्क होती है, इसलिए इसलिए एहतियात जरूरी है। ठीक चले, है, नहीं आवाज आ रही है आपको? हाँ अभी आ रही, थोड़ी बीच में कट रही, वो तो मसला होगा टेक्निकल, उसमें हम कुछ नहीं कर ठीक है, सकते। तो हाई रिस्क बिल्कुल प्रेग्नेंट माँ हाई रिस्क हो सकती है। जब भी आपको हो तो आपने अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से डिस्कस करना है। सबसे पहले आपने एहतियात करनी है। और वैक्सीन के बारे में मैं बता दूं कि जो है ना सीडीसी है, और काफी बॉडीज ने ये रिकमेंड की कि जो हाई रिस्क मदर्स हैं वो अपनी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से डिस्कस कर सके, वैक्सीनेट हो सकती हैं जो हाई रिस्क मदर्स हैं। लेकिन वैक्सीन होने के बाद आपको प्रेगनेंसी के लिए कोई वो करना नहीं करेंगे, डेट टाइम देना ऐसा अभी तक कोई साइंटिफिकली उसके लिए कोई एडवाइस नहीं आया है, लेकिन जो हाई रिस्क मदर हैं उनको वैक्सीनेट होना चाहिए।
चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। हमारे पास इतने सारे सवालात आए हैं कि मैं खुद भी वक़्त की नज़ाकत को देखते नहीं पूछ सकती, लेकिन मैं ये आखिरी सवाल जो एक माँ बहुत ही मुझे ईमेल में भी भेज दिया है, अभी भी वो मुझे नज़र आ रही है, उसने Q&A में भी डाल दिया है, तो उसका ज़रूर एड्रेस करें। बाकी जवाबात हम प्लीज। अपने ऑनलाइन तरीके से उनको दे देंगे, अपने पेज पे हम दूसरे उसमें उनको ज़रूर एड्रेस करेंगे। ये माँ कहती है कि उसकी 5 साल की बच्ची भी है ऑलरेडी, तो वो कंसीव करने की कोशिश करती है, वो काफ़ी टाइम से वो कोई पिल्स वगैरह भी कुछ भी नहीं लेती है, लेकिन अभी ये कह रही कि कुछ ऐड भी किया इसने कि उसको कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसे तिबी भी सब कुछ सही है। ये कहती है कि माय इश्यू बट आई मिस वन थिंग इज़ दैट इन January 2021 I got seizure and I got to know that I have clot in my brain. I'm on blood thinner but I want to conceive and I don't know why I'm not getting conceived. So since last 1 year, 1.5 years वो प्लानिंग कर रही है, लेकिन वो कहती है कि उसके जो पीरियड्स के टाइमिंग भी ना 6-7 दिन ऊपर जाते, लेकिन स्टिल वो कंसीव नहीं कर पा रही है। तो इसका क्वेश्चन 2-3 जगहों पे इसने मुझे अप्रोच किया, तो मैंने कहा ये काफ़ी और क्वेश्चन को भी कवर कर रही थी, तो मैंने कहा लेट्स गो फॉर दिस एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखें दिलशाद, ये जो सिनेरियो मुझे समझ आया है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, एक बच्चा उसका है लेकिन 5 ईयर्स से वो कंसीव नहीं कर पा रही है और 1.5 ईयर से वो ट्राई कर रही है। एज सच उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस प्रॉब्लम्स नहीं है। तो इसके लिए जो क्यों नहीं कर सक रही है, क्या करना चाहिए, क्यों नहीं कर सक रही कहो, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। जो माँ की एज क्या है, माँ का वेट क्या है, उम, उसके हमें इवैल्यूएशन करनी पड़ती है कि एक नॉर्मली कंसीव कर रही थी कि 1 एंड हाफ ईयर से ट्राई कर रही है, कंसीव नहीं कर रही। तो सबसे पहले उसको हमें देखना पड़ेगा कि वो एक फॉर्मेशन उसका साइकिल का भी आपने कोई प्रॉब्लम कहा कि मेरे ख्याल में शायद वो रेगुलर नहीं है, तो उसकी ओव्यूलेशन प्रॉपर्ली हो रही है नहीं, ओव्यूलेशन का मतलब ये है कि उसका एक बन रहा है कि नहीं, दूसरा जो इसका पार्टनर है, हस्बैंड है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके हमें सीमेन एनालिसिस करने की जरूरत होती है। जिस तरह माँ हमेशा ये होता है ना कि माँ अपना पूछती कि मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, देखें ये प्रॉब्लम बाप को भी हो सकता है। तो जब भी हमें इवेल्युएट करना है इस माँ के लिए, मैं एडवाइस करूंगी कि वो जो भी उसके करीबी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसके पास जाएं, अपनी हिस्ट्री, अपनी एग्जामिनेशन कराएं, साथ में सीमन एनालिसिस इंपॉर्टेंट है ये। और जब भी इनफर्टिलिटी की जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसकी सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि मैटरनल कॉज है, फादर की तरफ से सीमन उसकी जो जरासीम का कोई प्रॉब्लम है, या फिर उसके बाद देखना पड़ता है और कोई ऐसी चीज है। तो इसके लिए प्रॉपर इवेल्युएशन कराने की जरूरत होती है। ये टिप्स लेने बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने अपने इतने अच्छे मालूमात, तजुर्बात सारे हमारे साथ शेयर किए। मुझे उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस को भी बहुत अच्छे लगे होंगे। लेकिन साथ-साथ मैं ये ज़रूर बताऊँगी कि मैं आप सबकी सवालात को बहुत कदर की निगाह से देखती हूँ। बहुत सारे ऐसे सवालात आए हैं जो हम वक़्त की कमी-पेशी की वज़ह से आपको बता नहीं सकते, उनको एड्रेस नहीं कर सकते। तो मैं ज़रूर ये मुनासिब समझूँगी कि डॉक्टर साहिबा ने जैसे अपने ईमेल आईडी और अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और बल्कि आपके कॉन्टैक्ट्स मेरे पास है, तो मैं आपको डायरेक्ट रिकनेक्ट कराऊँगी डॉक्टर साहिबा से। तो आप ईज़िली फ्री होके इन पर्सन इनसे बात कर सकती है और ये मसाइल शेयर कर सकती है। तो शी इज़ अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप एज़ वेल। तो अब हम जाते हैं अपने इख्तितामी शक्ल की तरफ। तो मैं चाहूँगी कि जो लास्ट हमारा होगा उसमें ये है कि एक बार फिर आप सबका आज के वेबिनार में शामिल होने पर बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने बेशुमार नई और बेहतरीन मालूमात भी जान ली होंगी। और हाँ, मैं आप सबसे गुज़ारिश करती हूँ कि आप आने वाले वेबिनार के लिए हमारे साथ जुड़िए रहेगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको हमारे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब चैनल को लाइक करना पड़ेगा और फ़ॉलो भी करना पड़ेगा। और हाँ, मैं हमारे दोनों पैनलिस्ट मिस्टर नसरुद्दीन रूपानी और मिस्टर सीईओ अमित मुतवानी का आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ, और हमारी मुअज़्ज़िज़ गेस्ट स्पीकर डॉक्टर नीलम जहाँ का बहुत-बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने अपने इल्म और आला तजुर्बात से मैटरनल वेल-बीइंग की अहमियत को उजागर किया। और वाज़ेह रहे, हम आपके फ़ीडबैक के और आपकी मौजूदगी को कदर की निगाह से देखते हैं। बराए मेहरबानी कुछ वक़्त निकाल कर हमारे वेबिनार के फ़ौरन बाद जो सर्वे फॉर्म है उसको ज़रूर पुर कीजिएगा और अपने कीमती आरा से हमें नवाज़ेगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारिएगा, और जो मालूमात आपने सीखी है प्लीज़ इन्हें दूसरों तक भी पहुँचाएँ और दूसरों की ज़िंदगियों को भी आसान बनाएँ।
तो इसके साथ साथ मैं आप तमाम का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, तमाम पार्टिसिपेंट्स का, अपने स्पीकर्स का, स्पेशली अपनी टीम का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने हमेशा एक यूनिटी दिखा के हमेशा बहुत ही हार्ड वर्किंग से काम किया। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।